प्यारे बच्चों, 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में आर्थिक और सामाजिक जीवन, इसके बाद शिक्षा और धार्मिक विश्वास, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आर्थिक और सामाजिक जीवन तथा धार्मिक और सांस्कृतिक विकास क्रम के अध्ययन के लिए उत्तर और दक्षिण पूरे देश पर ध्यान तो दिया जाना चाहिए, मगर क्षेत्रीय विविधताओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। 8वीं से 12वीं सदी के काल में हमें निरंतरता के तत्व तो मिलते हैं, लेकिन इस काल की अपनी विशिष्टताएं हैं, जिनके कारण यह काल अपने पूर्ववर्ती कालों से अलग दिखाई देता है। व्यापार और वाणिज्य की अगर बात करें बच्चों, तो इस काल में देश की आर्थिक स्थिति, विशेषकर व्यापार और वाणिज्य की स्थिति, इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकार इसे विदेशी व्यापार तथा देश के अंदर लंबी दूरी का व्यापार दोनों के लिए जड़ता, पतन और ह्रास का काल मानते हैं। नगरों के पतन का काल स्थानीयता और क्षेत्रवाद में वृद्धि का काल मानते हैं। मध्य देश, राजस्थान, गुजरात समेत उत्तर भारत में स्वर्ण मुद्राओं का लगभग पूरा अभाव इसका प्रमाण माना जाता है। किंतु कुछ विद्वान इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भारत के कुछ भागों में सोने और चांदी की मुद्राओं का अभाव अर्थव्यवस्था के विमुद्रीकरण, लंबी दूरी के घरेलू व्यापार का पतन और स्थानीयता के बढ़ने का सूचक था। रोमन साम्राज्य के पतन ने पश्चिम के साथ भारत के व्यापार पर गंभीर प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि बाद के काल में दो नए साम्राज्य उठ खड़े हुए, कुस्तुनतुनिया में आधारित बैजंतीनी साम्राज्य और ईरान का सासानी साम्राज्य। व्यापार का रुख भारत के अनुकूल होने के कारण यहाँ सोने और चांदी का आना जारी रहा। यही कारण था कि भारत को सोने और चांदी से भरा देश माना जाता रहा, और इस कारण यह आक्रमण और व्यापार के लिए विदेशियों के आकर्षण का केंद्र भी बना रहा। सोने चांदी का उपयोग मंदिरों और महलों की सजावट के लिए या गहने बनवाने के लिए किया जाता था। भविष्य में उपयोग के लिए उन्हें गाड़ कर रखा जाता रहा, मगर सिक्के ढालने के लिए उनका उपयोग क्यों नहीं किया गया, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता। भारत में सोने और चांदी के सिक्कों की कमी तो थे, पर भूमिदान के पत्रों में सिक्कों का उल्लेख प्राप्त अवश्य होता है। इस अंतर का कारण स्पष्ट नहीं है। सोने चांदी के सिक्के का उपयोग आवश्यक हो गया, पर हर जगह ऐसा नहीं हो पाया। बंगाल में चांदी के सिक्कों का प्रयोग जारी रहा, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार का संतुलन अनुकूल था और चांदी वहीं से आती थी। चोल साम्राज्य में भी सोने के सिक्के जारी होते रहे। इस काल में देश में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ तथा वैसे लोगों की शक्ति और सत्ता में वृद्धि हुई जिनको भूमि पर श्रेष्ठतर अधिकार प्राप्त थे। उनमें से अनेक राज्यों ने बांधों, कुओं आदि का निर्माण करके कृषि का प्रसार किया। बंगाल, सिंध, तमिल प्रदेश जैसे कुछ उदाहरण में राजाओं ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ब्राह्मणों को राजस्व मुक्त भूमि दान देकर उन्हें अपने यहाँ बसने के लिए आमंत्रित किया था। कृषि के प्रसार से स्थानीय सरदारों, सामंतों आदि की भी स्थिति मजबूत हुई। भारत में लंबी दूरी के व्यापार के ह्रास के कारण संभवतः व्यापार संघों अर्थात श्रेणियों और संघों का भी पतन हुआ। इन संघों में अक्सर विभिन्न जातियों के लोग होते थे। उनके अपने आचरण एवं नियम थे, जिनके पालन करना सदस्यों के लिए कानूनी तौर पर अनिवार्य था। द्वादश श्रेणी जो एक व्यापार संघ भी थी, एक वैश्य उपजाति बन गई। व्यापारी वर्ग से संरक्षण पाने वाले जैन धर्म को भी उत्तर भारत में धक्का लगा। इस काल में लिखे गए कुछ धर्मशास्त्रों में उन क्षेत्रों से बाहर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जहाँ मूज घास नहीं उगती या जहाँ काला चिंकारा नहीं विचरता, अर्थात भारत से बाहर खारे समुद्रों के पार जाने को अशुद्धि का कारण माना जाने लगा। समुद्री यात्रा संबंधी प्रतिबंध से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और चीन के साथ भारत के समुद्री व्यापार में कोई बाधा नहीं पड़ी।
क्षेत्र की भाषाओं, परिधानों आदि की खास विशेषताओं का वर्णन उस काल की पुस्तकों में हुआ है, जैसे हरिसेन कृत बृहद कथा कोश में। इस क्षेत्र में जादुई समुद्री के भारतीय सौदागरों की दुस्साहसी यात्राओं की अनेक कहानियां मिलती है, जो सिंदबाद जहाजी और सुप्रसिद्ध कथा का आधार बन गया। अनेक भारतीय व्यापारी इन्हीं देशों में बस गए। कुछ ने तो स्थानीय स्त्री से विवाह भी कर लिया। व्यापारियों के पीछे पीछे पुरोहित भी पहुंचे और इस प्रकार इन क्षेत्रों में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के विचारों का प्रसार हुआ। बोरोबुदुर जावा का बौद्ध मंदिर और अंकोरवाट कंपूचिया का ब्राह्मणीय मंदिर इन क्षेत्रों में इन दोनों धर्मों के प्रसार की सूचक है। इस क्षेत्र के कुछ शासक परिवार अर्ध हिंदू हो गए तथा उन्होंने भारत के साथ व्यापार एवं सांस्कृतिक संबंधों का स्वागत किया। जावा, सुमात्रा आदि की यात्रा के लिए प्रमुख भारतीय बंदरगाह बंगाल का ताम्रलिप्ति या तामलुक बंदरगाह था। इस काल के अधिकांश कहानियों में व्यापारी लोग ताम्रलिप्ति से सुवर्ण द्वीप अर्थात आधुनिक इंडोनेशिया या कटहा, मलय के केड़ा जाते दिखाई देते हैं। जावा का 14वीं सदी का एक लेखक बड़े बड़े जहाज़ों में बड़ी संख्या में जम्बू द्वीप अर्थात भारत, कर्नाटक, दक्षिण भारत और गौड़, बंगाल से आने वालों की बात करता है। गुजरात के व्यापारी भी इस व्यापार में भागीदार थे। अपनी समृद्धि के कारण चीन हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया था। चीन के लोग भारी मात्रा में मसालों का उपयोग करते थे। वे हाथी दांत का भी आयात करते थे। सबसे अच्छा हाथी दांत अफ्रीका से आता था तथा पश्चिम एशिया से कांच के बर्तन मंगाए जाते थे। आम तौर पर अफ्रीका और पश्चिम एशिया की वस्तुएं मालाबार यानी दक्षिण भारत से आगे नहीं बढ़ती थी, न ही चीनी जहाज मलक्का यानी दक्षिण पूर्व एशिया से इधर आते थे। फारस वालों और आगे चलकर अरबों के अलावा भारतीय व्यापारी, विशेषकर तमिल और कलिंग व्यापारी, इस व्यापार में सक्रिय भूमिका निभाते थे। अरब यात्री भी उस देश का जिक्र करते हैं जिसे वे माबर के नाम से जानते थे। अरबी में इसका अर्थ डोंगी या रास्ता है। यह दक्षिण तमिलनाडु में क्विलोन से नेल्लोर तक का क्षेत्र था, जिसे चोल मंडलम या कोरो मंडल कहा जाता था। यह वह क्षेत्र था जहां होर्मुज यानी फारस की खाड़ी या अदन यानी लाल सागर से आने वाले सारे जहाज पहुंचते थे। चीन का व्यापार काफ़ी सीमा तक भारतीय जहाज़ों का द्वारा होता था। मालाबार, बंगाल और बर्मा की सागौन की लकड़ी ने जहाज निर्माण की एक ठोस परंपरा की नींव डाली थी। व्यापारी भारतीय और दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों को श्रेष्ठ मानते थे। इस काल में विदेशी व्यापार के लिए चीन का प्रमुख बंदरगाह कैंटन था। इसे अरब यात्री कानफू कहते थे। बौद्ध विद्वान भी समुद्री मार्ग से भारत से चीन जाते थे। चीनी वृत्तांत लेखक बतलाते हैं कि ये 10वीं सदी के अंतिम और 11वीं सदी के आरंभिक वर्षों में चीनी दरबार में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या चीन के इतिहास में सबसे अधिक थी। इससे पहले का एक चीनी वृत्तांत बतलाता है कि कैंटन नदी भारतीय, फारसी और अरबी जहाज़ों से भरी थी। इसमें कहा गया है कि स्वयं कैंटन में 3 ब्राह्मणीय मंदिर थे जिनमें भारतीय ब्राह्मण रहते थे। दक्षिणी 3 सागर में भारतीयों की मौजूदगी की पुष्टि जापानी दस्तावेजों से भी होती है। इनमें जापान में कपास के प्रचलन का श्रेय 2 भारतीयों को दिया जाता है जो काली धाराओं पर होकर उस देश में पहुंचे थे। जनता की दशा। इस काल में वस्त्र, सोने चांदी के कामों, धातुकर्मों आदि भारतीय दस्तकारियों के ऊंचे स्तर में कोई गिरावट नहीं आई। भारतीय कृषि भी फलती फूलती रही। मिट्टी की उर्वरता और भारतीय किसानों की कुशलता की पुष्टि अनेक अरब यात्रियों ने की है। इस काल की सभी साहित्यिक रचनाएं कि मंत्री, अधिकारी और सामंत शानो शौकत के साथ रहते थे और दिखावा पसंद थे। इस काल के सभी साहित्यिक रचनाएं बतलाते हैं कि मंत्री, अधिकारी और सामंत शानो शौकत के साथ रहते थे, दिखावा पसंद थे। वे सुंदर मकान बनवाने में जो कभी कभी 5 मंजिल होते थे, राजाओं की नकल करते थे। वे आयातित ऊनी कपड़ों, चीनी रेशम जैसे कीमती विदेशी वस्त्रों
तथा शरीर को सजाने के लिए सोने चांदी की कीमती जेवरों का उपयोग करते थे। उनके घरों में स्त्रियों की बड़ी संख्या होती थी। कभी वे बाहर जाते तो सेवकों की एक बड़ी संख्या उनके साथ चलते थे। वे महासामंताधिपति जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण करते तथा उनके अपने विशिष्टता सूचक प्रतीक होते थे, जैसे ध्वज, सुसज्जित छत्र और बखिया भगाने के लिए चमर। बड़े व्यापारी भी राजा के तौर तरीकों की नकल करते थे और उनका जीवन कभी कभी राजसी होता था। चालुक्य साम्राज्य के एक करोड़पति कोटेश्वर के बारे में मालूम होता है कि उसके मकान पर बड़े बड़े ध्वज लहराते थे, जिनसे जुड़ी घंटियां बजती रहती है। कहते हैं कि गुजरात के मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल इस काल के सबसे धनी व्यापारी थे। कश्मीर में 12वीं सदी में लिखी गई राज तरंगिणी का लेखक कहता है कि दरबारी जहां तला हुआ मांस खाते थे तथा फूलों से संगठित ठंडी शराब पीते थे, वहीं साधारण जनता को चावल और उत्पल शाक पर संतोष करना पड़ता था। किसानों से मालगुजारी के रूप में पहले की ही तरह उपज का छठा भाग मांगा जाता था, मगर कुछ भूमिदान पत्रों से उसके अतिरिक्त कई अन्य शुल्कों का भी पता चलता है, जैसे चराई कर, तालाब कर इत्यादि। किसानों को ये कर मालगुजारी के अलावा देने पड़ते थे। किसानों को बेगार भी देनी पड़ती थी। भारत और मध्य भारत और उड़ीसा जैसे कुछ क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कुछ गांव दान पाने वाले ब्राह्मणों और अन्य व्यक्तियों को दस्तकारों, चरवाहों और किसानों समेत दे दिए गए थे, जो मध्यकालीन यूरोप के सर्फों की तरह जमीन से बंधे हुए थे। हमें साहित्यिक कृतियों से पता चलता है कि कुछ सरदार जब भी अवसर पाते पैसा वसूल किया करते थे। गांव के बारे में बतलाया गया कि एक सामंत जो कारगुजारियों के कारण पूरा गांव उजड़ गया था। सामंती अथवा फ्यूडल कहे जाने वाले समाज के विकास ने साधारण जनता पर बहुत सारा बोझ डाल दिया था। समाज की प्रकृति के बारे में बात करें बच्चों, तो इस काल में भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आए। इनमें से एक यह था कि उस वर्ग के लोगों की शक्ति में वृद्धि हुई जिसको समकालीन लेखकों ने सामंत, राणक, राउत या राजपूत इत्यादि नामों से बुलाया है। पुश्तैनी सरदार शासन के अनेक कार्यों में अपने हाथों में लेने लगे। वे मालगुजारी का आकलन और संग्रह ही नहीं करते थे, बल्कि अधिकाधिक प्रशासनिक शक्तियां भी हथियाते जा रहे थे, जैसे अपनी ओर से दंड देने या जुर्माना वसूल करने का अधिकार, जिनको पहले आम तौर पर राजा का विशेषाधिकार माना जाता था। इस प्रकार समाज में कुछ इतिहासकारों ने फ्यूडल यानी सामंती व्यवस्था कहा है। हालांकि यूरोपीय फ्यूडलिज्म के वेसेलेज, सर्फडम और मेनर जैसी विशेषताएं भारत में नहीं थी। ये इतिहासकार इस साझी विशेषता पर जोर देते हैं कि समाज पर ऐसे लोगों का एक वर्ग हावी था जिनकी आय किसानों के पैदा किए हुए जायद या सरप्लस पर आधारित थी और जो स्वयं जमीन पर काम नहीं करते थे। अन्य इतिहासकार इस प्रकार के समाज को मध्यकालीन समाज कहना बेहतर समझते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, वे मानते थे कि फ्यूडलिज्म मध्यकालीन यूरोपीय समाज की खास विशेषता थी। अगर इस समय हम जाति प्रथा की बात करें तो ब्राह्मण और राजपूत महत्वपूर्ण वर्ण थे। जाति प्रथा जो इस काल से बहुत पहले जन्म ले चुकी थी, समाज का आधार बन चुकी थी। ब्राह्मणों की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई। ब्राह्मणों ने न सिर्फ कृषि का प्रसार किया बल्कि स्थानीय राजस्व अधिकारियों, मंत्रियों, खातादार आदियों के भी काम किए। इस संदर्भ में हम राजपूत नामक एक नई श्रेणी का उदय भी देखते हैं। इस काल में रजवाड़ों की एक बहुत बड़ी संख्या पर राजपूतों का राज था। ये राजपूत उन वंशों के मुखिया समझे जाते थे जिनका बड़े बड़े इलाकों पर वर्चस्व था और जो सशस्त्र बलों की रीढ़ थे। इनमें से अधिकांश का राजा के साथ खून का संबंध था। वे अपने को राज्य के शासन में हिस्सेदार मानते थे। राजपूतों के उद्भव को लेकर के भारी विवाद है। अनेक राजपूत वंश परंपरा जिनकी संख्या 36 बतलाई जाती है, अपनी वंशावली उन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों से जोड़ते हैं जिनका महाभारत में उल्लेख है। कभी कभी एक ब्राह्मण माँ की संतान होने का दावा करके एक मिश्रित ब्राह्मण क्षत्रिय स्थिति पाने की कोशिश भी की जाती थी। ऋषि वशिष्ठ ने पवित्र अग्नि से 4 राजपूत वंशों को पैदा किया: प्रतिहार, सोलंकी या चालुक्य, परमार या पवार तथा चहमान या चौहान। गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर मूल से उत्पन्न माना जाता है।
पर उनको लक्ष्मण से जोड़ दिया गया, जिन्होंने राम के द्वारपाल यानी प्रतिहार का काम किया था। इस ब्राह्मण राजपूत गठजोड़ के अनेक राजनीतिक और सांस्कृतिक परिणाम निकले। विस्तारवादी हो रहे हिंदू धर्म के रक्षकों का काम करते हुए राजपूतों ने शानदार मंदिर बनवाकर उन्हें ब्राह्मण और पुरोहितों को बड़े बड़े भूमिदान, उपहार, धर्मादय आदि देकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति उतनी बेलोच नहीं थी जितनी समझी जाती थी। वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति और समूह ऊपर उठ सकते थे और नीचे भी गिर सकते थे। कभी कभी नई जातियों का वर्ण व्यवस्था में स्थान निर्धारण कठिन हो जाता था। इसका एक उदाहरण कायस्थ जाति का है, जिसका उल्लेख इस काल में विशेष रूप से होने लगा। लगता है कि आरंभ में ब्राह्मण और शूद्रों समेत विभिन्न जातियों के उन लोगों को जो राजकीय प्रतिष्ठानों में काम करते थे कायस्थ कहा जाता था। शूद्र एवं दलित तथा दास। विधि शास्त्री याज्ञवल्क्य के अनुसार एक ब्राह्मण अपने किसान, नाई, ग्वाला, पारिवारिक मित्रों के साथ भोजन कर सकता था। एक आधुनिक इतिहासकार डीसी सरकार के अनुसार इस काल में शूद्रों की स्थिति क्रमिक उन्नति जाति प्रथा की एक विशेषता थे। हालांकि इनको वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, पर वे जन्म, मृत्यु, नामकरण आदि स्मार्थ संस्कारों के अधिकारी बन गए। जाट, जो सिंध के घुमक्कड़ पशुपालक जनजाति के थे, धीरे धीरे पंजाब में आ गए तथा कृषि सैनिक बन गए। हालांकि वर्ण व्यवस्था में उनको शूद्रों की हैसियत से शामिल किया गया, पर उनमें एक उच्चतर श्रेणी का उदय भी हुआ जो अपने आप को राजपूतों के बराबर मानता था। उच्च जातियों और शूद्रों के विवाह पर लोग नाक भौं चढ़ाते थे, पर ऐसे विवाह होते जरूर थे। शूद्रों की तुलना में दलितों की स्थिति और बिगड़ी। दलितों में वे लोग आते थे जो मेहतरगिरी, मृत पशुओं की खाल उतारना, जूते बनाना, शिकार आदि पेशे करते थे। इन लोगों को अंत्यज अर्थात अछूत कहा गया और ये चातुर्वर्ण व्यवस्था से बाहर एक पांचवी सामाजिक श्रेणी में आते थे। स्मृतियों में इस बात की चर्चा भी मिलती है कि एक अंत्यज की छाया व्यक्ति को दूषित करती है या नहीं। देश के कुछ भागों में चांडालों के लिए एक डंडी से एक लकड़ी की तख्ती बजाते चलना अनिवार्य था ताकि द्विज व्यक्तियों का उनसे संपर्क न हो। देश के अधिकांश भागों में ये लोग कृषि की जमीनों के स्वामी नहीं बन सकते थे। इस काल में दास प्रथा भी अस्तित्व में थे। युद्धबंदियों या ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्तियों को दास के रूप में बेचा जा सकता था। अकाल के दिनों में अनेक किसान स्वयं को या अपनी पत्नी या बच्चों को अनाज के बदले बेच देते थे। घरेलू कामों के लिए या संगत के लिए स्त्रियां भी खरीदी जाती थी, लेकिन दासों के लिए योजनाबद्ध धावे नहीं बोले जाते थे, जैसा कि तुर्कों के बीच प्रचलन था। युद्ध के लिए दासों का उपयोग नहीं किया जाता था, तो भी वे लड़ सकते थे, क्योंकि कहा गया है कि एक दास अगर अपने स्वामी का जीवन बचाता है तो वह स्वतंत्र हो जाता है तथा अपने स्वामी की संपत्ति का एक भाग पाने का भी अधिकारी हो जाता है। अपने मालिक की संतान जनने वाली दासी भी स्वतंत्र कर दी जाते थे। आमतौर पर एक दासी को मुक्त करना सुकर्म समझा जाता था तथा इसके लिए नियम निर्धारित किए गए थे। स्त्रियों की दशा पहले की ही तरह स्त्रियों को सामान्यतः मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था। पतियों का आज्ञा का अंध पालन उनका कर्तव्य था। एक लेखक पति के प्रति पत्नी के कर्तव्य का वर्णन करते हुए कहता है कि वह उसके पांव धोएगी और वे दूसरी सेवाएं करेंगी जो एक सेवक को शोभा देती है। लेकिन यह शर्त भी जोड़ता है कि पति सत्कर्मों के मार्ग पर चले तथा अपनी पत्नी के प्रति घृणा या ईर्ष्या के भाव से मुक्त रहे। स्त्रियों को वेदों के अध्ययन का अधिकार से वंचित रखा गया। स्त्रियों में उच्च शिक्षा के हीन स्थिति का पता चलता है, लेकिन इस काल के कुछ नाटकों में हम देखते हैं कि गणिकाएँ और रानियों की सेविकाएँ भी संस्कृत और प्राकृत में उत्तम काव्य रचना में समर्थ थे। ललित कलाओं में और विशेषकर चित्रकला और संगीत में राजकुमारियों की कुशलता का अनेक कथाओं में संकेत मिलता है। उच्च अधिकारियों की पुत्रियों, गणिकाओं और रखैलों से भी काव्य समेत विभिन्न कलाओं में पारंगत होने की अपेक्षा की जाती थी। सामान्यतः स्त्रियों पर भरोसा नहीं किया जाता था। उन्हें घर में रखा जाता था और उनके जीवन पर
पुरुष संबंधियों का अधिकार होता था। एक विधवा को अपने पति की पूरी संपत्ति पाने का अधिकार था, बशर्ते वह पुत्रहीन मरा हो। बेटियों को भी विधवा माता की संपत्ति पाने का अधिकार था। इस तरह सामंती समाज के विकास ने निजी संपत्ति की धारणा को और मजबूत किया। सती प्रथा को कुछ लेखकों ने अनिवार्य बतलाया है, जबकि औरों ने इसकी निंदा की है। सवर्ण स्त्रियां अलग थलग रहती थी और सामान्यतः लोगों की दृष्टि से दूर रखी जाती थी। स्त्रियों को बेपर्दा देखने की अनुमति रहती थी, विदेशी तक इससे वंचित नहीं रहते थे। उड़ीसा और कश्मीर में अनेक स्त्रियों ने महारानी के रूप में अपने बूते पर राज्य किया। वाकाटक राजवंश के प्रभावती गुप्त का उल्लेख किया जा सकता है, जिसने युवराज की माता के रूप में कम से कम 13 वर्षों तक शासन किया था। रानी दिद्दा का उल्लेख किया जा सकता है, जिसने 50 वर्षों तक कश्मीर पर राज्य किया था। वस्त्र और भोजन की अगर बात करें तो राजतरंगिणी के अनुसार हर्ष ने कश्मीर में राजाओं की शान के योग्य एक परिधान चलाया था। इसमें लंबा कोट शामिल था और ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक भूतपूर्व अमात्य यानी महामंत्री को छोटा कोट पहनने के कारण राजा के क्रोध का पात्र बनना पड़ा था। जाड़ों में ऊनी कंबल का प्रयोग किया जाता था। सबसे अधिक प्रयुक्त सामग्री तो कपास ही था, पर उच्च वर्ग रेशम के कपड़े और बारीक मलमल का प्रयोग करते थे। मार्को पोलो कहता है कि मालाबार में स्त्री पुरुष बस कमर पर लुंगी बांधते थे और राजा भी इसका अपवाद नहीं था। उसके अनुसार दर्जी का व्यवसाय तो अज्ञात ही था। दक्षिण भारतीय राजा कपड़े भले ही कम पहनते थे, पर वे गहनों के शौकीन होते थे। चाउ जू कुआ के अनुसार मालाबार का राजा अपनी प्रजा की तरह कटिवस्त्र पहनता और नंगे पैर रहता था, लेकिन जब वह जुलूस में हाथी पर सवार होकर निकलता तो मोती मणिक जड़ा सोने का टोपा पहनता था तथा सोने के बाजूबंद और नुपुर भी धारण किए हुए होता था। मार्को पोलो कहता है कि यह राजा जितना सोना और हीरे मोती धारण करता है, वह एक नगर की लूट से प्राप्त हो सकने वाली संपत्ति से भी अधिक था। शाकाहारी भोजन प्रचलित था। भारतीय लेखक और अरब लेखक भी यहाँ मद्यपान के अभाव की पुष्टि करते हैं। विवाहों और भोजों समेत अनुष्ठानों के अवसरों पर शराब पिया जाता था, इसका उल्लेख प्राप्त होता है। नागरिकों के कुछ वर्ग में बहुत लोकप्रिय वन विहार के दौरान भी मौज मस्ती के लिए शराब पिया जाता था, इसका भी उल्लेख प्राप्त होता है। इस काल का साहित्य दिखाता है कि नगरों के लोग मनोरंजन प्रेमी थे। मेलों और त्योहारों के अलावा वन विहार, तैराकी के आयोजन आदि व्यापक रूप से लोकप्रिय थे। जनता में भेड़ों, मुर्गों आदि विभिन्न प्राणियों की लड़ाइयाँ लोकप्रिय थी। कुश्ती और प्रतियोगिताएं भी उच्च वर्ग की पाशों के खेल, शिकार और चौगान के शौकीन बने रहे। चौगान को तो शाही मनोरंजन समझा जाता था। तो बच्चों, ये रहा आर्थिक और सामाजिक जीवन की बातें। अब हम लोग अगले लेक्चर में जब बात करेंगे तो शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और धर्म की बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।